हेलो एवरीवन, आई एम अन्नू और स्वागत है आप सभी का फिर से कुछ नए एमसीक्यू के साथ। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ऑडिटिंग के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जो कल वाली क्लास थी हमने उसके अंदर कुछ लीगल एस्पेक्ट के एमसीक्यू डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एनडीए नेट 2021 में जो एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, ऑडिटिंग बिगिन वेयर डैश एंड। ऑडिटिंग कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो नॉर्मल सा इसका आंसर क्या होगा? जहां पर अकाउंटिंग खत्म होगी वहीं से हमारी क्या ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, एन ऑडिटर इज लाइक एन। ऑडिटर है वो किसकी तरह होते हैं? ये स्टेटमेंट सबने सुनी होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी फेमस स्टेटमेंट है एक, ऑडिटर इज वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। तो यहाँ पे क्या ऑडिटर किसकी तरह होना चाहिए? ऑडिटर को वॉच डॉग। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो ड्यूटी होती है किसकी? ऑडिटर की, वो सिर्फ वेरिफिकेशन करना होता है, ना कि डिटेक्शन करना। यहाँ पे ऑडिटर डिटेक्शन करने के लिए नहीं आया, क्या करने के लिए आया है? सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए आया है। तो इसका मतलब यही है कि जो ऑडिटर है वो ब्लड हाउंड नहीं है, वो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा, वो सिर्फ वेरीफाई करेगा चीजों को, ना कि उनको डिटेक्ट करेगा। अगर मान लो ऑडिटर को कोई सस्पिशियस थिंग मिल जाती है ऑडिट के दौरान, तो उस केस में क्या करेगा? वो जो भी इंफॉर्मेशन है जो उसको मिली है वो सिर्फ शेयर होल्डर को उसके बारे में बताएगा। ठीक है, इन दी सेंस अगर कोई भी ऐसी सर्कमस्टांस नहीं मिली, उसको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस केस में वो क्या करेगा? बिलीव करेगा किसके ऊपर? जो भी डॉक्यूमेंट किसने प्रोवाइड करे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय ने जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हैं उनके ऊपर क्या करेगा? रिलाई करेगा, उनके ऊपर शक की नजरों से, सस्पिशियस नजरों से उनको नहीं देखेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ऑडिटर का काम शक करने का नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करने का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो डॉग है, तो वो पेट डॉग, अगर कोई भी ऐसा बंदा घर के अंदर एंटर करता है जो अनजान है, तो क्या पेट डॉग उसको सीधा काट लेता है? नहीं ना, सिर्फ क्या करता है? भोंकता है, सिर्फ इन्फॉर्म करेगा किसको? घर के ओनर को, अपने मालिक को, कि घर के अंदर किसी ने क्या की है? एंट्री की है। तो इसी तरह जो ऑडिटर होगा वो वॉच डॉग की तरह काम करेगा, सिर्फ इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर को अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो क्या है कंपनी का आगे लॉस कर सकती है, कोई भी सस्पिशियस फैक्ट मिल जाता है, तो सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा। वहां पे डिटेक्शन करना ऑडिटर का काम नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर यही पूछ रखा था कि ऑडिटर किसकी तरह काम करता है? एक वॉच डॉग की तरह, ना कि ब्लड हंट की तरह। क्लियर अच्छे से ये क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रखा है? कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट इज नोन एज। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि आप किसी की शॉर्टेज को, किसी कैश की शॉर्टेज को छिपा रहे हो, कैसे? डिले करके कोई भी रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट की। आपने क्या दिखा दिया कि रिकॉर्डिंग अभी कैश रिसीव हुआ नहीं है लेकिन एक्चुअल में हो चुका है, और आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने जो कैश की शॉर्टेज है उसको छिपाया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों लैपिंग। ठीक है, अब देखो मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग क्लियर करते हैं इन सबका, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका आंसर यहाँ पे लैपिंग क्यों है। देखो पहले तो एक बात समझो बच्चों, ये तीनों के तीनों आपके किसके पार्ट हैं? ये तीनों पार्ट आपके फ्रॉड के। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? एक तो फ्रॉड होता है, एक एरर होता है। फ्रॉड मतलब कि जहां पर इंटेंशनली कोई चीज, कोई गड़बड़ की गई हो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉड। लेकिन वो अनइंटेंशनली हो गया हो उसको हम क्या कहेंगे? एरर। पहले ये चीज क्लियर? ठीक है, तो ये तीनों आपके टाइप किसके हैं? फ्रॉड के, जहां पे इंटेंशनली कोई गड़बड़ की गई है। तो सबसे पहले देखो मेनली तो हम फ्रॉड को वैसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या? एक तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, और सेकंड आपका क्या है? मैनिपुलेशन। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? मैनिपुलेशन क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएशन क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के अंदर दो पार्ट आएंगे, एक तो आपका क्या? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और सेकंड आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। अब यहाँ पर इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करो। पहले तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से चोरी करना। चोरी, गुड्स की चोरी कर ली आपने, कैश की चोरी कर ली, वो आपका क्या कहलाएगा? मिस एप्रोप्रिएशन। मैनिपुलेशन का मतलब कि जहां पर आपने कोई ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड नहीं की, उसके अंदर क्या कर दिया? कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर दिया उस ट्रांजेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैनिपुलेशन कर दिया? आपने उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर हो सकता है आपने डमी ट्रांजेक्शन दिखा दी, या फिर हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन को ज्यादा अमाउंट से दिखा दिया फिर कम अमाउंट से दिखा दिया।
तो मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स के अंदर वो क्या होगा, आपका मैनिपुलेशन का पार्ट होगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपने क्या कर दिया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दी किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। और मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब कि कहीं ना कहीं आपने क्या कर ली, चोरी कर ली उस चीज की, हो सकता है वो गुड्स की हो या फिर कैश की गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पहले मिस एप्रोप्रिएशन और मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस है। अब बात आती है लैपिंग की। तो बच्चों याद रखना, जो लैपिंग होता है वो एक तरह से पार्ट होता है किसका, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का। फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जाम्पल एक राम है, ठीक है ना, इसका क्या है, खुद का अपना बिजनेस है। अब इस राम का एक मैनेजर है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का कोई मैनेजर है राम का। तो इस एक्स नाम के पर्सन ने क्या किया, तब कोई भी कैश रिसीव हुआ, मान लो इस एक्स पर्सन को रिसीव हुआ ए से कुछ कैश, ए क्या है यहाँ पे, कस्टमर है, ये कस्टमर 1 है। इस कस्टमर से एक्स को मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ। एक्स ने उसको अकाउंट में ना शो करके, मतलब कि राम के जो बिजनेस के अंदर ना रख के क्या किया, उसको अपने पास रख लिया, अपनी पॉकेट के अंदर डाल दिया। बात क्लियर। अब क्या आया, फिर आया कस्टमर सेकंड, ठीक है। अब जो कस्टमर सेकंड आया, मान लो फॉर एग्जांपल उसने पेमेंट की एक्स को, कितने रुपए की उसने पेमेंट की एक्स को, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज की। अब जो भी 1000 रुपीज की पेमेंट की है, तो एक्स ने क्या किया, 500 रुपीज तो क्या किया, एक अकाउंट में शो कर दिए, और क्या किया, जो ओनली 500 रुपीज जो कस्टमर सेकंड था उसका, उसके अकाउंट में शो कर दिए। ऐसे ही चलता रहेगा। अब कस्टमर 3 आएगा तो ऐसे ही करेगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल कस्टमर 3 ने दिए 2000 रुपये, तो जो 500 रुपये की शॉर्टेज हुई थी ना, उसको छुपाने के लिए क्या किया, वो 500 रुपये किसमें दिखा दिए, राम कस्टमर 2 के अकाउंट में, और बाकी के 1500 किसमें दिखा दिए, कस्टमर 3 के अकाउंट में। मतलब कि ये प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है ना। एट द लास्ट क्या होगा, या तो एक्स अपनी पॉकेट से पे करेगा या फिर वो पकड़ा जाएगा। बात क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका लैपिंग कहलाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर भी तो ये पूछ रखा ना, कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज, की आप शॉर्टेज को क्या कर रहे हो, छिपा रहे हो, क्या करके, रिकॉर्डिंग को डिले करके, जो आपको कैश रिसिप्ट हुई है उसको डिले करके। तो यहाँ पर भी तो क्या हो रहा है, कैश रिसिप्ट हो रही है किसको, एक्स को, पहले कस्टमर 1 से हुई, फिर कस्टमर 2 से हुई, फिर कस्टमर 3 से हुई, लेकिन इसने क्या किया, हर बार डिले किया कैश को रिकॉर्ड करने में, एक का तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। कस्टमर 2 का रिकॉर्ड किया लेकिन हाफ रिकॉर्ड किया, तो डिले तो हुआ ना वहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब कस्टमर 3 आया तो उसकी कुछ रिकॉर्डिंग 2 वाले में कर दी और कुछ रिकॉर्डिंग उसमें कर दी, तो उसने क्या किया, डिले किया रिकॉर्डिंग को करने में, सिर्फ किसको, कैश रिसिप्ट को करने में। तो आपका वो क्या कहलाएगा बच्चों, लैपिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्लियर हुआ कि इसका आंसर लैपिंग क्यों होगा, ठीक है ना। तो लैपिंग आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का ही पार्ट है। जैसे यहाँ पे आपने कैश को चोरी नहीं किया, लेकिन उसके शॉर्टेज को छिपाने के लिए आपने क्या किया, रिकॉर्डिंग को डिले कर दिया। बात क्लियर। लैपिंग के अंदर कैश को परमानेंट चोरी नहीं करता जो भी पर्सन होता है, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको लैपिंग का मीनिंग दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, लैपिंग का एक स्कीम है, इज अ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व अल्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल टू हाइड स्टोलन कैश। आप क्या करते हो, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर क्या करते हो, अल्टर करते हो कैश को चोरी करने के लिए, ठीक है ना, टू हाइड मतलब कि छिपाने के लिए, जो कैश आपने क्या किया था, चोरी किया था, उसको छिपाने के लिए आप क्या करते हो, अकाउंट के अंदर अल्टर करते हो। मेथड इन्वॉल्विंग टेकिंग अ सब्सिक्वेंट रिसीवेबल पेमेंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, आप सब्सिक्वेंट जो रिसीवेबल होते हैं उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है चोरी हुए कैश में, उस ट्रांजेक्शन में क्या कर देते हो, रिकॉर्ड कर देते हो, और ये मेथड, ये ट्रांजेक्शन चलती रहती है इस तरह से, ठीक है। फिर मैनिपुलेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, मैनिपुलेशन अल्टरेशन करना क्या किया आपने, रिकॉर्ड नहीं किया ट्रांजेक्शन, या फिर आपने डमी ट्रांजेक्शन शो कर दिया, या आपको क्या कहलाएगा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट या फिर अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, व्हाई डू ऑडिटर कंसंट्रेट देयर एफर्ट ऑन मटेरियल आइटम। क्या कहा इसने कि जो ऑडिटर है वो क्यों एफर्ट डालता है किसके ऊपर, मटेरियल आइटम के ऊपर। अब बात आती है पहले मटेरियल आइटम क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो वहीं से निकल के आए क्या, मटेरियल आइटम। तो मटेरियल आइटम क्या होंगे आपके, मटेरियल आइटम वो सारे डिसीजन, वो सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करती है। बात क्लियर हुई। वो सारे आइटम, वो सारे डिसीजन जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल डिसीजन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि जो ऑडिटर है मेनली उनके ऊपर कंसंट्रेट क्यों करते हैं। तो रीजन देखो कौन सा रीजन करेक्ट है इन 4 रीजन के अंदर से। सबसे पहला बच्चों, बिकॉज दे आर इजियर टू ऑडिट। ऐसा कुछ होगा कि वो इजी होते हैं ऑडिट करने में इसलिए हम मटेरियल फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज द रिस्क ऑफ अकाउंट ऑफ देयर बीइंग इनकरेक्टली स्टेटेड ग्रेटर।
तो ये कहीं ना कहीं ठीक लगा कि जो रिस्क है उनके अंदर क्या करने का, इनकरेक्ट से प्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उनको इनकरेक्टली प्रेजेंट करने का रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। आगे और पढ़ लेते हैं। बिकॉज इट रिड्यूस ऑडिट टाइम, क्योंकि ये ऑडिट टाइम को रिड्यूस करते हैं इसलिए ज्यादा एफर्ट डालता है ऑडिटर उनके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज द डायरेक्टर आस्क फॉर, डायरेक्टर ने कहा था, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो ऑडिटर है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो किसी के कहे के अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटर तो क्या है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट डज नॉट इंक्लूड, बैलेंस शीट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। जो बैलेंस शीट की ऑडिट करता है एक तरह से ऑडिटर, उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी करता तो है ना, वेरिफिकेशन करता तो है एसेट एंड लाइबिलिटी की, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तो करता है इसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर ये तो इंक्लूड होगा। वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब वाउच करेगा इनकम और एक्सपेंस की, कहाँ कितने इनकम हुए कितने एक्सपेंस हुए, किससे रिलेटेड, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो ये भी किसके अंदर इंक्लूड होगा, बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है ना, हमें बताना क्या है, जो इंक्लूड ना हो, ना के ऊपर मेन फोकस रखना। ठीक है, फिर अगला क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, एग्जामिनेशन करना किसकी, क्लोजिंग एंट्री का, फिर एडजस्टिंग एंट्री की, ये भी तो करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्या है, रूटीन चेकिंग, तो क्या रूटीन चेकिंग पॉसिबल है, ये इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो वो क्या होगा आपका, रूटीन चेकिंग इंक्लूड नहीं है। ये तीनों क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। हमें क्या पता था, इंक्लूड नहीं है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर डी। ठीक है, तो एक बार देख लो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट ऑडिट इज डन विद द व्यू टू रिव्यू ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट which include all the asset and liability. This include physical verification भी include होगा इसके अंदर, valuation of assets भी include होगा। ठीक है ना, if require, अगर मेरे को चाहिए, क्या अगर जरूरत पड़ती है, तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट भी क्या किए जाएंगे, वेरीफाइड किए जाएंगे, क्या देखने के लिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटी देखने के लिए। ये सारी बात ही ऊपर लिख रखी है। ठीक है ना, बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर सिर्फ रूटीन चेकिंग इंक्लूड नहीं होगा, तो ये इसके अंदर दे रखा कि रूटीन चेकिंग इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। बात क्लियर। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इस स्टेटमेंट के अंदर से जो आपको दे रखी है कौन सी करेक्ट है, किसके ऊपर, जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल है या फिर नहीं है। हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे क्या है ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल है भी या फिर नहीं है। तो पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ये बताएगी कि जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल है या फिर नहीं है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, टू बी रिलायबल एविडेंस शुड कंक्लूसिव रादर देन परवेसिव। क्या रिलायबल एविडेंस कंक्लूसिव होते हैं बल्कि परवेसिव होने की बजाय। ठीक है, देख लेते हैं, अगला पढ़ के देख लेते हैं। इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इफेक्टिव है, तो ऑडिटर को क्या लगेगा कि हाँ जो भी एविडेंस है इसके क्या होंगे, रिलायबल एविडेंस होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ऑडिटर होगा वो क्या देखता है, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है प्लानिंग करते हुए। क्यों करता है ये ऐसा, सबसे पहले कि अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जो एविडेंस मौजूद होंगी वो क्या होंगे, रिलायबल होंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही अच्छा नहीं है कंपनी का, तो उस एविडेंस के अंदर, रिलायबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, वहां पे रिलायबिलिटी कम होगी उन एविडेंस के अंदर। तो ये स्टेटमेंट मेरे को क्या लग रही है, बिल्कुल करेक्ट लग रही है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर बहुत डिपेंड रहते हैं हमारे क्या, हमारे एविडेंस कितने रिलायबल हैं कितने नहीं हैं। ठीक है, तो एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स रूटेड थ्रू द क्लाइंट, या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। तो ये जो आपका आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, आंसर बी, क्योंकि आपका जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा जिस भी कंपनी का, उतनी ही ज्यादा रिलायबिलिटी होगी उस कंपनी के एविडेंस, उस कंपनी के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, फिर आती है बात किसकी, सेवंथ की, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सपेंस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल कि इसके अंदर से कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो बताओ जल्दी से बताओ, एक्सपेंस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, अगर मैंने एक्सपेंस पे किया इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट तो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना। सेकंड वाला, कॉस्ट ऑफ
डीमेल्टिंग बिल्डिंग इन केस ऑफ न्यू बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये भी क्या हुआ, क्योंकि देखो क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ तो वो भी क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या हुआ, कोई भी एक्सपेंस तो वो आपको क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। ठीक है। थर्ड वाला, लीगल एक्सपेंस इनकर टू डिफेंड अ सूट रिलेटेड टू टाइटल ऑफ पेटेंट, द सूट हैज बीन लॉस्ट। तो ये एक्सपेंस आपका यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रखा है, द फीस पेड टू इंजीनियर हु कंस्ट्रक्ट द प्लांट। तो प्लांट कंस्ट्रक्शन करना क्या है, एक तरह से यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उससे रिलेटेड इंजीनियर को फीस पे की, तो ये भी क्या है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है। फिर देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द स्पेसिफिक गाइडलाइन एंड डायरेक्शन किसके लिए, फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, कि हमारा जो वर्क है ऑडिट वर्क क्या हो जाए, वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कब, वर्क ऑन टाइमली, टाइम पे क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, एंड डेली बेसिस सो एज मिनिमाइज, जिसके कारण जो मेरे ऑडिट रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कैसा कब पॉसिबल हो पाएगा, तब ऑडिट प्लानिंग करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम है, फिर ऑडिट सर्टिफिकेट। तो सिंपल सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन क्या, तब हम क्या करेंगे, ऑडिट प्लानिंग करेंगे, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली इफेक्टिवली वे में अपने ऑडिट वर्क को टाइमली क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, और वहां पे क्या हो जाएगा, ऑडिट रिस्क भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिल्कुल कि जो ऑडिटर आता है कंपनी के अंदर, सबसे पहले वो क्या करता है, ऑडिट प्लानिंग करता है, ये देखता है कि कंपनी का जो नेचर है वो किस तरह का है, क्योंकि हर एक कंपनी का नेचर क्या होता है, अलग होता है। अब उसके ऊपर पहले से क्या स्टडी करना पड़ता है, पहले स्टडी करना पड़ता है कि कंपनी का नेचर कैसा है, और इस कंपनी के लिए किस तरह का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कंपनी के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर ये सब कुछ प्रेजेंट है, उस कंपनी के नेचर के अकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसका अच्छा है, तो सिंपल सी बात है, उसको टाइमली वो अपने ऑडिट को परफॉर्म कर पाएगा, और रिस्क को भी क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। तो उसने सबसे पहले आपने क्या की, ऑडिट प्लानिंग की। कभी भी कोई भी ऑडिटर आते ही ना रिपोर्ट देगा, ना कोई प्रोग्राम करेगा, ना कोई ऑडिट सर्टिफिकेट देगा, सबसे पहले आते ही एक ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट प्लानिंग करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर ऑडिट प्लानिंग। आती है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द क्लाइंट रिकॉर्ड। तो इसने क्या कहा कि तब हम एग्जामिनेशन करते हैं किसका, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, विच आर अवेलेबल टू सपोर्ट द ऑथेंटिसिटी, कौन सपोर्ट करेगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, जो एंटर्ड कर रखी है किसके अंदर, एंटर्ड इन द क्लाइंट रिकॉर्ड के अंदर, जो एंटर कर रखी जो ट्रांजेक्शन, ये बताने के लिए कि ये ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है या फिर नहीं है, कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट होता है। तो क्या करते हैं हम, क्या होता है वो, वाउचिंग। ठीक है ना, तो वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि क्या करते हैं वो वाउचिंग से देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी है वो करेक्ट है भी या फिर नहीं है। तो वाउचिंग आपका क्या है, एक ऑथेंटिसिटी, मतलब ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए हम कौन से डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, वाउचिंग का यूज करते हैं। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज, मैनेजमेंट ऑडिट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा है ना, अलग अलग टाइप ऑफ ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट को हम क्या कहते हैं, क्या फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट तो बिल्कुल अलग होता है, कैश ऑडिट भी नहीं, एफिशिएंसी ऑडिट, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ही क्या होता है, एफिशिएंसी को चेक करना कि जो मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, इसलिए मैनेजमेंट ऑडिट को हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑडिट। क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑडिटर सबमिट रिपोर्ट टू द, जो कॉस्ट ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, जल्दी पता, जो कॉस्ट ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, वो किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका फाइनेंशियल ऑडिटर है, आपने फाइनेंस के लिए फाइनेंस को चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, वो आ जाता, तो वो आता शेयर होल्डर को। फाइनेंशियल ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट सबमिट करता है, कॉस्ट ऑडिटर किसको रिपोर्ट सबमिट करेगा, आपका शेयर होल्डर, सॉरी किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्लियर यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शुड नॉट बी कंसिडर्ड प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग स्टेज पे इसमें से हम किस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे।
सबसे पहला टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, एनालिटिकल रिव्यू, लास्ट ईयर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर, या फिर ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। देखो टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, प्लानिंग ही क्यों करते हैं, ये देखने के लिए हम टाइमली क्या कर ले, ऑडिट को कर ले, तो इसको तो कंसीडर करेंगे ही करेंगे। और हमें क्या बताना है, ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है, नोट कंसीडर, इस पे फोकस मेन रखना, नोट कंसीडर। एनटीए वाला को ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे नोट देख के, ठीक है। एनालिटिकल रिव्यू के ऊपर भी मेनली फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर जो भी रिप्रेजेंटेशन रही है उसको भी देखते हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट क्या रखा है इसने, क्या, ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हम ऑब्टेन कब करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तब हम प्लानिंग स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं और हम क्या कर रहे हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो आप क्या कर रहे हो, वाउचिंग कर रहे हो। वाउचिंग मतलब कि आप जो P&L की जो भी P&L के अंदर जो भी आपने रिकॉर्ड कर रखी है एंट्री, उनको चेक कर रहे हो। तो उस केस में आपको मिले डेटर, ठीक है ना, आपको हुआ कंपनी के ऊपर शक, तो आप क्या करते हो, जो भी कंपनी के डेटर है उसके पास एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर सेंड करते हो उस कंपनी के डेटर के पास, और उससे इंफॉर्मेशन लोगे कि आपके ऊपर इस कंपनी की लाइबिलिटी है या फिर नहीं है, ठीक है ना। उनसे क्या मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि उन्होंने अपनी बुक ऑफ अकाउंट के अंदर क्या एंट्री कर रखी है, क्या जो कंपनी ने एंट्री कर रखी है डेटर की, क्या सेम एंट्री उन डेटर की अकाउंट में है भी या फिर नहीं है। कंपनी ने ज्यादा या फिर कम तो शो नहीं करती है, तो ठीक है। तो ये जो आपका लास्ट वाला स्टेप है बच्चों, ये प्लानिंग स्टेज पे नहीं होता, ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं ना, तब ये स्टेज आती है आपकी। बात क्लियर यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कंसीडर नहीं करते हम प्लानिंग स्टेज पे, ऑब्टेन करना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये प्लानिंग स्टेज का पार्ट नहीं होता, ये बाद में वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हुए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। करेक्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गुड क्या कह रहा है, गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस हैव बीन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड कर दे क्या, क्रेडिट सेल से। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों आपका, तो देखो यहाँ पे उस गुड को हमने एक्चुअल में सेल नहीं किया, जो हम उसकी क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे, अभी तो अप्रूवल बेसिस पे दिया है, तब अप्रूवल हमें मिल जाएगी तभी तो रिकॉर्ड करेंगे ना उसको एज अ सेल, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, देखो एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन तो क्या होता है कि आपने अमाउंट को ज्यादा दिखा दिया, टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है ना, यही क्या था आपका एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। जब आपने अमाउंट की कोई मिस्टेक कर दी, एरर ऑफ ओमिशन, आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, वो पार्सली भी ओमिशन हो सकता है और वो फुल्ली ओमिशन भी हो सकता है। और एरर ऑफ डुप्लीकेशन क्या, आपने एक एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो ये एरर है, कैसा है आपको, एरर ऑफ प्रिंसिपल की, जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो राइट आंसर इज द ए, ठीक है यहाँ पे। तो देखो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ मॉडर्न इंटरनल ऑडिटिंग perspective, which one of the following statement represent the most important benefit of an internal auditing activity to management। तो इसने क्या कहा कि जो आपका मॉडर्न इंटरनल ऑडिटिंग perspective को देखते हुए कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है किसके बेनिफिट को, इंटरनल ऑडिटिंग एक्टिविटी के बेनिफिट को। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये एश्योरेंस दैट पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये एश्योर दिलवाना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करी है वो करेक्ट है। इसलिए हम इंटरनल ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है, इसलिए इंटरनल ऑडिट को करते हैं, तो नहीं करते ये बेनिफिट तो नहीं है इंटरनल ऑडिट का। इसने क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट पूछा है इसने यहाँ पे, ठीक है ना, इस बात को याद रखने से क्या पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है आपका, किसका, इंटरनल ऑडिट का। सेकेंड, एश्योरेंस दैट फ्रॉडलेंट एक्टिविटी विल बी डिटेक्टेड, ये एश्योर करवाना कि अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी होगी तो डिटेक्ट हो जाएगी, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बेनिफिट नहीं है। हम कोशिश करते हैं लेकिन वहां पे क्या करना, हर बार फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को ढूंढ नहीं पाते। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, एश्योरेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लाइंग विद, ये एश्योर करवाना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे हो देख कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव भी है इसके, लेकिन इसने पूछ क्या रखा बच्चों, यहाँ पे इसको फोकस करो, मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट पूछ रखा है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एश्योरेंस दैट देयर इज अ रीजनेबल कंट्रोल आवर डे टू डे ऑपरेशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेनली जो पर्पज होता है इंटरनल ऑडिट करवाने का वो क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि जो आपके डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं ना कंपनी के अंदर, उनको रीजनेबल कंट्रोल उनके ऊपर हो सके, कि जो भी एंट्री रिकॉर्ड हो रही है, देखो अगर उनके ऊपर रीजनेबल कंट्रोल होगा तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगी, करेक्ट होंगी, ठीक है। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को भी डिटेक्ट कर पाएंगे और जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी क्या कर पाएंगे, कंप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना।
तो जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि हम डे टू डे ऑपरेशन को के ऊपर क्या कर सके, एक रीजनेबल कंट्रोल कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बात समझ में आई। तो ये चीज फोकस किया करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। आंसर तो सारे हैं लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट पूछ रखा है उसका। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। जो इंटरनल ऑडिट है वो क्या है, एक एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी है। एंड एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस सर्विस, कौन सी एश्योरेंस सर्विस का एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप डिफरेंस बताओ मेरे को, एश्योरेंस और ऑडिटिंग में क्या होगा, फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। आपको पता है एश्योरेंस क्या होता है और ऑडिटिंग क्या होता है। एक तरह से एश्योरेंस क्या होता है, एश्योरेंस का मतलब कि ये एश्योर करवाना कि जो आपकी, हम यहाँ पे कंपनी की बात करें तो क्या करवाना है, ये एश्योर करवाना कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। एक तरह से क्या होता है, ये प्रोफेशनल सर्विस होती है, क्या प्रोवाइड करवाना, एश्योरेंस प्रोवाइड करवाना। ठीक है ना। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि एश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, एक तरह से एश्योरेंस किस तरह प्रोवाइड करवाएंगे हम, ऑडिटिंग करके। तो जो आपका ऑडिटिंग करना है वो एक तरह से एश्योरेंस का ही पार्ट है, क्योंकि एश्योरेंस क्या होता है, देखो नीचे देखो, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। एक प्रोफेशनल सर्विस का एम क्या होता है बच्चों, मेनली एश्योरेंस का आपका कि जो आपकी क्वालिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंसी को क्या करना, उसको इम्प्रूव करना आपका मेन काम होता है किसका, एश्योरेंस का। और रिड्यूस करना क्या, चांस ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम अक्कर है किसके अंदर, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के चांस को क्या करना, कम करना। ये मेन पर्पज होता है किसका, एश्योरेंस। ये क्या कहलवाएगी, आपकी एश्योरेंस कहलवाएगी। तो ऑडिट भी तो क्या करती है, यही तो काम करती है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऑडिट एक तरह से क्या है, आपकी एश्योरेंस सर्विस का टाइप है। ठीक है, जो कि एश्योरेंस सर्विस है उसी का टाइप क्या है, ऑडिट। क्योंकि ऑडिट का मेन पर्पज क्या होता है, ये बताना कि जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या फिर नहीं कर रही। और एश्योरेंस का क्या एम होता है, इन चीजों को इम्प्रूव करना। तो बात क्लियर हुई कहीं ना कहीं, क्या है, एक तरह से ऑडिट टाइप ही है किसका, एश्योरेंस सर्विस का। तो यहाँ पे क्या है, एश्योरेंस सर्विस का रेगुलेटरी और कंप्लायंस बेस्ड, कि जो आपकी एश्योरेंस सर्विस है वो रेगुलेटरी भी हो सकती है और वो कंप्लायंस बेस्ड भी हो सकती है। दे वर्क टू एश्योर दैट द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग गाइडलाइन। ये क्या एश्योर, ये क्या करती है, ये वर्क, ये क्या करती है, इंश्योर करती है जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, फॉलो करी गाइडलाइन को, रूल को, पॉलिसी को, एंड प्रोवाइड बोथ, और क्या प्रोवाइड करती है, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो इसने ओवरऑल क्या कहा कि जो ऑडिटिंग टाइप आपका किसका टाइप हो, एश्योरेंस का ही टाइप है। और एश्योरेंस सर्विस आपकी किस तरह की सर्विस है, रेगुलेटरी और कंप्लायंस बेस्ड सर्विस है। बात क्लियर हुई कि कंप्लायंस कंपनी के फॉलो हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है, इंटरनल ऑडिटिंग इज एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, और जो एग्जाम्पल होगा इसके अंदर एश्योरेंस सर्विस का क्या होगा, अब तो बता दो, अब तो हम इसके मीनिंग क्लियर कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट, कंप्लायंस एंगेजमेंट, करेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। तो क्लियर हुआ 15 इसका क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या होगा, डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आपका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या है, इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। किस केस में एक इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं किया जाएगा कंपनी में एज ए ऑडिटर, ठीक है ना, कब उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। देखो, ओनली इफ इज होल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख, या फिर ओनली इफ होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी फेस वैल्यू एक्सीडिंग 1000, या फिर वो कोई भी होल्ड करता हो कोई भी सिक्योरिटी कंपनी के अंदर, उसकी फेस वैल्यू कितनी भी हो। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल ऑडिटर की तो उसकी उस कंपनी में कोई भी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी है कंपनी की, सिक्योरिटी के अंदर कोई भी किसी भी अमाउंट की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की होल्डिंग की। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। कुछ भी होल्डिंग है कंपनी की सिक्योरिटी के अंदर तो वो डिस्क्वालिफाइड ऑडिटर माना जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात आती है 17th क्वेश्चन की। ऑडिट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट। तो कौन सी कंपनी है जो सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट के अंदर नहीं आती। पहले ये बताओ सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट क्या है। सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि जो ऑडिटर है
जो ऑडिट करता है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, उसके लिए मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है कि वो कितनी कंपनी के अंदर ऑडिट कर सकता है, तो वो है बच्चों आपकी 20 कंपनी। 20 कंपनी से ज़्यादा वो ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन इस सीलिंग लिमिट के अंदर जो 20 कंपनी है उनके अंदर कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं है, तो याद रखना डोरमेंट कंपनी, जिनको हम स्लीपिंग कंपनी भी कह देते हैं, तो वो कंपनी क्या नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इस सीलिंग लिमिट के अंदर। डोरमेंट कंपनी और आपकी कौन सी, ओपीसी कंपनी, 1% कंपनी। और हाँ एक चीज और, कोई भी स्मॉल कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल, जिस कंपनी की क्या, प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल कितनी हो, 100 करोड़ से कम हो, ये कंपनी इंक्लूड नहीं होंगी सीलिंग लिमिट के अंदर। मान लो ऑडिटर भी इस कंपनी के अंदर ऑडिट करता है, ठीक है ना, और उसके अंदर 2 कंपनी ऐसी है जो एक ओपीसी है और दूसरी कौन सी, स्मॉल कंपनी है, ठीक है, तो वहां पे 18 ही क्या मानी जाएगी, क्योंकि वो 18 कंपनी में ऑडिट करता है, 2 कंपनी और में वो ऑडिट अभी कर सकता है, क्योंकि सीलिंग लिमिट के अंदर हमने इन 4 कंपनी को इंक्लूड नहीं किया। किसको, गवर्नमेंट कंपनी को, ओबीसी कंपनी को, स्मॉल कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी क्या, जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। तो ये सारी कंपनी क्या है बच्चों, एक्सक्लूड है इस सीलिंग लिमिट से, याद रखना इस बात को, ठीक है। गॉड, अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एक पर्सन को कब अपॉइंट नहीं किया जाएगा, क्या कहा, नहीं किया जाएगा, क्या, ऑडिटर, अपॉइंट नहीं किया जाएगा क्या, एज ए ऑडिटर कंपनी के अंदर। सबसे पहला उसका रिलेटिव डायरेक्टर है कंपनी का, बिल्कुल करेक्ट। अगर कोई भी ऑडिटर उसका रिलेटिव कोई भी मैनेजेरियल पोजीशन की, मैनेजरियल पोजीशन क्या रखता है, होल्ड करता है, कोई भी टॉप लेवल की पोजीशन होल्ड करता है उस कंपनी के अंदर, तो उसको एज ए ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा उस कंपनी का, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसका रिलेटिव या एम्प्लॉय करता है उस कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसकी क्या है, की मैनेजरियल पोजीशन है। तो मैंने अभी बताया कोई भी की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड करता है, कोई भी टॉप लेवल की पोजीशन होल्ड करता है, तो उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर उसका कोई रिलेटिव ऐसी पोजीशन होल्ड करता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए और बी। थर्ड, हिज रिलेटिव इज मैनेजर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसने क्या काम, मैनेजर। तो यहाँ पे ये नहीं बताया कि वो कोई टॉप पोजीशन है फिर की मैनेजर पोजीशन है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, करेक्ट, ठीक है। देखो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बताना है टेन्योर क्या होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर का गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो बच्चों याद रखना, जो गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं ना, और किस केस में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में, तो उस केस में जो आपका टेन्योर होगा वो नेक्स्ट एजीएम तक होता है। कब होता है, नेक्स्ट एजीएम तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब आप सोचोगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, ठीक है ना, जो भी फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। और जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टिल कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। पहले केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इफ कंट्रोलर, कौन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 180 डेज। सबसे पहले तो कौन करेगा, अपॉइंट, कैग अपॉइंट करेगा कितने दिन के अंदर, 180 डे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। फिर in case of the non-government company, the subsequent auditor shall be appointed at the first AGM by the shareholder of the company by passing ordinary resolution and such auditor hold office the next 5 year। अगर बात नॉन गवर्नमेंट कंपनी की आती है तो कितने साल तक होल्ड करेगा ऑफिस की पोस्ट, 5 साल तक। अगर बात आती है गवर्नमेंट कंपनी की तो उसमें क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, जो आपकी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसी वक्त तक, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रखी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो क्या होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो, एन इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ही इज इंडेप्टनेस टू अ कंपनी, मतलब किसने डेप्ट ले रखे कंपनी से, कोई लोन ले रखा है
तो किस केस में एक इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? वहां पे सिक्योरिटी की बात थी, सिक्योरिटी में कोई लिमिट नहीं है, अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है कंपनी की तो डिस्क्वालीफाइड है। यहाँ पे किसी बात कर रहे हैं? इंडेप्टनेस की, ठीक है ना, कि लोन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में अगर लोन की बात आती है तो बच्चों जो लिमिट होती है वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो कमेंट करके जरूर बताना आज की सीरीज के अंदर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।